नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं पूजा आपके साथ। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। आज बीदर शहर में दोपहर में अचानक हुई बारिश, मौसम हुआ खुशगवार, लोगों को गर्मी से मिली राहत। कर्नाटक हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट में लंबित मामले के बीच वक्फ अधिनियम के खिलाफ विरोध प्रदर्शन पर राज्य को लगाई फटकार। कर्नाटक में जाति जनगणना पर विधान परिषद के नेता चलवादी नारायण स्वामी ने कहा, यह राज्य का काम नहीं है, यह कानून वक्फ को खत्म कर रहा है। एआईएमआईएम प्रमुख अजदुद्दीन ओवैसी ने वक्फ कानून को बताया काला कानून। सुप्रीम कोर्ट वक्फ कानून पर सुनवाई, केंद्र सरकार को 7 दिन की मोहलत, तब तक यथास्थिति। पंजाब के तरन तारण में मुठभेड़, पुलिस के साथ मुठभेड़ में गैंगस्टर घायल। अब समाचार विस्तार से। अप्रैल के महीने में सख्त धूप से गर्मी में काफी बढ़ोतरी हुई है। आज शुक्रवार 18 अप्रैल को कड़ी धूप के चलते बहुत ज्यादा गर्मी थी। इसी बीच दोपहर में अचानक बारिश हुई, जिसके कारण गर्मी में कमी हुई और लोगों को कड़ी धूप और गर्मी से राहत मिली। अचानक बारिश ने मौसम को बड़ा ही खुशगवार बना दिया और गर्मी अचानक ठंडी हवाओं में बदल गई। केपी न्यूज के न्यूज एडिटर नवनाथ जमगे का कवरेज। ऐसे और भी अपडेट्स जानने के लिए बने रहे केपी न्यूज 24/7 के साथ। अधिक जानकारी के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने गुरुवार को राज्य सरकार की आलोचना की कि उसने वक्फ संशोधन अधिनियम के खिलाफ विरोध प्रदर्शन की अनुमति दी, जबकि यह मामला अभी भी सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन है। न्यायमूर्ति एम नागप्रसन्ना ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय में चल रही कार्यवाही को देखते हुए इस तरह के प्रदर्शन की अनुमति देना अनुचित है। न्यायाधीश ने कहा कि राज्य को यह ध्यान में रखना चाहिए कि वक्फ अधिनियम में संशोधन के संबंध में यह मामला सर्वोच्च न्यायालय के विचाराधीन है और इस प्रकार के विरोध की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। अदालत ने सरकार को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि ऐसे आयोजनों से सार्वजनिक सड़कें बाधित न हो तथा इस बात पर जोर दिया कि विरोध प्रदर्शन केवल निर्धारित स्थानों पर ही तथा आधिकारिक अनुमति के साथ ही किए जाने चाहिए। अदालत ने कहा कि यदि अनुमति नहीं है तो कोई विरोध भी नहीं है। कर्नाटक में जाति जनगणना पर भाजपा नेता और कर्नाटक विधान परिषद के नेता चलवादी नारायण स्वामी ने कहा कि जाति जनगणना करना केंद्र का काम है, राज्य का नहीं। उन्होंने कहा कि जाति जनगणना करना केंद्र का काम है, राज्य का नहीं। आरक्षण श्रेणियां बनाने की भी बात हो रही है, वे अपना वोट बैंक बनाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। रिजर्वेशन की बात भी चल रहा है, ये गलत है। अभी लिंगायत को तोड़ा गया है, वक्कलिगा को तोड़ा गया है, दलित को डिवाइड किया गया है और मुसलमानों को इकट्ठा करके एक ही बनाया। उनमें भी 97 सब कास्ट उधर भी है, मगर क्यों वो नहीं बताया? इनको क्या होना चाहिए, वोट बैंक उनका गठ करना चाहिए। ये मुसलमानों को धोखा देना चाहिए, क्योंकि मुसलमान अभी तक माइनॉरिटी में है। माइनॉरिटी छोड़ के अभी ये मेजॉरिटी बनाने का बात कर रहा है। नंबर 1 कौन है कर्नाटका में? मुस्लिम। ये मेजॉरिटी बन गया तो क्या होगा? उनको लाभ नहीं होगा, क्योंकि बाबा साहेब अंबेडकर क्या संविधान लिखा, उसके नीचे उनको अभी मदद मिल रहा है, फैसिलिटी मिल रहा है, स्कीम्स मिल रहा है, कुछ मिल रहा है ना। ये सभी चले जाए, निकल जाएगा। ये उनको भी पता नहीं, करने वालों को भी पता नहीं। ऐसा ये कंफ्यूजन करके साथ। वक्फ अधिनियम पर एआईएमआईएम सांसद अजदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि हमारी पार्टी और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का मानना है कि यह काला कानून असंवैधानिक है, क्योंकि यह मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। हम आज के अंतरिम आदेश को सावधानी से देख रहे हैं, क्योंकि इस कानून में 40 से 45 संशोधन है। जब भारत सरकार वक्फ को कमजोर करने वाले नियम बनाती है तो यह संघवाद के खिलाफ होगा। इस कानून में कई धाराएं हैं जो वक्फ को कमजोर करती है। इसके खिलाफ हमारी कानूनी लड़ाई और विरोध जारी रहेगा। यह कानून वक्फ को बचाने के लिए नहीं, बल्कि इसे नष्ट करने के लिए है। हम ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के विरोध का समर्थन करेंगे। हमारी पार्टी का और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का ये स्टैंड रहा है कि ये पूरा कानून काला कानून है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। इसलिए अनकॉन्स्टिट्यूशनल है ये कि फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता है, चाहे आर्टिकल 14 हो, 15 हो, 25 और 26 और 29 हो। तो ये जो इंटरिम ऑर्डर है, इससे हटकर हम इसको कॉशियसली देखते हैं। क्यों देखते हैं? क्योंकि
इसमें करीब 45-48 अमेंडमेंट्स हैं। एक अमेंडमेंट ऐसा है कि अभी जब हम बात कर रहे हैं लिमिटेशन एक्ट अप्लाई हो रहा है, तो जितने लोग लैंड ग्रैबर्स हैं या एंक्रोचर्स हैं वो मालिक बन रहे हैं। और फिर वफ इवैक्यू प्रॉपर्टीज जो है वो खास तौर से देश में पूरी जगह पर और पंजाब हरियाणा में बहुत है, वो अब गवर्नमेंट कस्टोडियन में चले आएंगे, तो वक्फ बोर्ड से हम उसको लूज कर रहे हैं। तीसरा यह है कि सेक्शन 2 में जो ट्रस्ट एक्ट है, जो सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट में कहा था कि वो वक्फ की प्रॉपर्टी है, गवर्नमेंट ने सेक्शन 2 के जरिए पूरे ट्रस्ट को निकाल दिया वक्फ से, और इसका पहला फायदा होगा देश के सबसे बड़े दौलतमंद आदमी। अब फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2024-25. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं देश के अन्य समाचार। हज प्रशिक्षण कैंप 2025 का कामयाब प्रोग्राम हर साल की तरह इस साल भी लातूर में यम के फंक्शन हॉल 60 फीट रोड लातूर से मदरसा दारुल उलूम सिद्दीकिया लातूर और शान ज्वेलर्स लातूर की ओर से आयोजित किया गया, जिसमें हज को जाने वाले पुरुष और महिलाओं ने शिरकत की। यह हज तबीयती प्रोग्राम की 4 निश्चित हुए, सुबह 9 बजे से 11 बजे तक और 11 से 12 बजे तक। तीसरी बैठक दोपहर जौहर से असर और चौथी बैठक असर से मगरिब तक आयोजित हुआ, जिसमें सफर हज की तैयारी और अहराम की अहमियत, उम्रे का मुकम्मल तरीका, मनासिक हज, मुकद्दस मकामात की जियारत और हाजिर मदीना व आदाब यह तमाम अरकान तहसील से उलमा इकराम ने बताया। इसमें मुख्य अतिथि के तौर पर आमिर शरीयत मालेगांव हजरत मौलाना हसनैन महफूज रहमानी साहब, हजरत मौलाना मोइनुद्दीन कासमी और हजरत मौलाना शफीक अहमद कासमी और हजरत मौलाना इसराइल रशीदी साहब, नाजिम मदरसा दारुल उलमा सिद्दीकिया ने तफसील से रोशनी डाली और हज को जाने वाले पुरुष और महिलाओं की तबीयत की और हर चीज के बारे में बताया। इस हज प्रशिक्षण कैंप के आखिरी में मौलाना इसराइल रशीदी साहब और शान ज्वेलर्स के मालिक हाजी सादिक हाजी रुकनुद्दीन अतार 2025 में जो हाजी लोग हज को जाने वाले हैं उन सभी का शुक्रिया अदा किया। आखिर में दुआ के बाद प्रोग्राम संपन्न हुआ। महाराष्ट्र के लातूर से मौलाना नौशाद कासमी की रिपोर्ट। वक्फ संशोधन कानून पर जेपीसी के अध्यक्ष और अल्पमत के नेता जगदाम्बिका पाल ने कहा कि सदन में 12-12 घंटे की चर्चा के बाद कानून बना है। अब कानून को राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई है। अब वक्फ कानून का लॉ ऑफ लैंड हो गया है। उस समय जेपीसी में कुछ जजों की मौत हो चुकी है। वक्फ बोर्ड कोई धार्मिक संस्था नहीं है। वक्फ बोर्ड कोई धार्मिक संस्था नहीं है। वक्फ की संपत्ति के अंदर एक एक्ट के तहत बनाई गई बॉडी है। इसका फैसला कई बार अलग अलग जगहों पर हो चुका है। 2010 में सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में सभी जजों ने कहा कि यह बॉडी धार्मिक नहीं है, यह एक तरह से बनाई गई है। वक्फ बोर्ड किसी राज्य में वक्फ की प्रॉपर्टी की देखरेख करने वाली वक्फ एक्ट के अंतर्गत बनाई हुई एक बॉडी है। आज तक एक भी फैसला जो हुए हैं, चाहे सुप्रीम कोर्ट के हुए, हाई कोर्ट के हुए, वो सभी फैसला है कि नहीं, ये रिलीजियस बॉडी नहीं है, ये एग्जीक्यूटिव बॉडी है, स्टैच्यूटरी बॉडी है जो एक तरह से रख रखाव करती। तो देश को गुमराह कर रहे हैं। ये जो विरोध हो रहा है सियासी तौर से हो रहा है। आज भी वैसे ही कहते हैं देश के आम मुसलमान, गरीब मुसलमान, पसमानदा विधवाओं के हक में कानून पार्लियामेंट ने बनाया 12-12 घंटे चर्चा के बाद, और अब उसको महामहिम राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई है। अब वक्फ कानून लॉ ऑफ द लैंड हो गया है, लेकिन उसके इंटरप्रिटेशन करने का अधिकार माननीय सर्वोच्च न्यायालय को हो। माननीय सर्वोच्च न्यायालय में कुछ याचिकाएं दाखिल किया था पिटिशनर्स ने कि साहब ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, या हमारी धार्मिक स्वतंत्रता पे हस्तक्षेप करता है, या वक्फ बाय यूजर खत्म होने पर हमारी मस्जिदें चली जाएंगी, या इसमें डीएम की क्या भूमिका होगी, या वक्फ बोर्ड में नॉन मुस्लिम्स क्यों रखे जाएं। ये इशू ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने ही एड्रेस कर दिया, क्योंकि वक्फ बोर्ड कोई रिलीजियस बॉडी नहीं है। वक्फ बोर्ड किसी राज्य में वक्फ की प्रॉपर्टी की देखरेख करने वाली वक्फ एक्ट के अंतर्गत बनाई हुई एक बॉडी है, जिसमें, और इसका फैसला यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेज वाकिफ मुस्लिम्स ऑफ राजस्थान में हो चुका है
कि ये स्टैच्यूटरी बॉडी है, रिलीजन बॉडी नहीं है, चाहे ये वक्फ की प्रॉपर्टी की देख रेख करता हो। 2010 में सुप्रीम कोर्ट का फैसला हो चुका है, दिल्ली वर्सेज शाह मोहम्मद में हो चुका है, तमिलनाडु वर्सेज वक्फ बोर्ड में हो चुका है, कर्नाटका वक्फ बोर्ड वर्सेज नजीर अहमद में हो चुका है। जब जब ये गए कि साहब वक्फ बोर्ड में हस्तक्षेप, रिलीजियस में हस्तक्षेप है, आज तक एक भी फैसला जो हुए हैं, चाहे सुप्रीम कोर्ट्स के हुए, हाई कोर्ट्स के हुए, वो सभी फैसला है कि नहीं, ये रिलीजियस बॉडी नहीं है, ये एग्जीक्यूटिव बॉडी है, स्टैच्यूटरी बॉडी है जो एक तरह से रख रखाव करती। तो ये दिल्ली के सीरमपुर में 18 अप्रैल को एक 17 वर्षीय लड़के की चाकू घोंपकर हत्या किए जाने के बाद स्थानीय लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। वे तख्तियां लेकर न्याय की मांग करते देखे गए। इस बीच 17 अप्रैल को दिल्ली के सीलमपुर इलाके में एक किशोर की चाकू घोंपकर हत्या कर दी गई। वक्फ कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट में लगातार दूसरे दिन सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को सुनवाई के दौरान वक्फ कानून पर केंद्र सरकार को 7 दिन की मोहलत दी है। केंद्र को 1 हफ्ते के अंदर इस पर जवाब देने को कहा गया है। केंद्र का जवाब आने तक वक्फ संपत्ति की स्थिति नहीं बदली। सरकार के जवाब तक कानून यथास्थिति बनी रही। अब फिलहाल देखो छोटा सा ब्रेक। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2024-25. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आइए देखते देश के अन्य समाचार। पंजाब के तरनतारन में गैंगस्टरों और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई। घायल गैंगस्टरों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एसएसपी तरनतारन अभिमन्यु राणा ने कहा कि 21 मार्च 2025 को 2 अज्ञात लोगों ने नौशाहर पन्नुआ के गुरप्रीत पर गोलियां चलाई। कल पंजाब पुलिस और एसडीटीएफ ने एक संयुक्त अभियान में उनके एक सहयोगी को गिरफ्तार किया और उससे हमें शूटरों के ठिकाने के बारे में पता चला जो आज अपराध करने वाले थे। जब पुलिस ने उनका सामना किया तो उन्होंने पुलिस टीम पर गोलियां चलाई और जवाबी कार्रवाई में वे घायल हो गए और उन्हें 4 गोलियां लगी। महक घायलों में से एक सत्ता नौशहर गिरोह से संबंधित है। जनवरी में हमने जो हैंड ग्रेनेड बरामद किया था महक उस मामले में भी वांछित थी। 2 अत्याधुनिक हथियार पाकिस्तान में बनी पिस्तौल बरामद किए गए हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता अनुराग ठाकुर ने 18 अप्रैल को नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी की चार्जशीट को लेकर कांग्रेस पार्टी पर दबाव बढ़ा दिया। उन्होंने कहा कि नेशनल हेराल्ड कांग्रेस के लिए सिर्फ एक एटीएम है। ईडी की चार्जशीट में बहुत साफ है, अपराध का प्रकार, अपराध की तिथि, अपराध का समय, अपराध की जगह, लेन देन का अपराध और अपराध के बारे में सारी जानकारियां ईडी ने फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ अपनी चार्जशीट में रखी है। और ये कांग्रेस का क्राइम है। दिस इज अ कांग्रेस मॉडल ऑफ करप्शन वेयर अ वीकली न्यूज़पेपर इज गेटिंग मच मोर अमाउंट than the daily newspapers and a paper which is not even published at times. ये एटीएम बनकर रह गया कांग्रेस पार्टी के लिए। क्या नेशनल हेराल्ड कांग्रेस पार्टी का एटीएम हो गया जहां के कांग्रेस के अलग अलग राज्यों की सरकारें उसमें पैसा डाल रही हैं और टैक्स पेयर का पैसा है। राज्य की सरकारें किस आधार पर विज्ञापन उनको दे रहे हैं, एक तो वो भी सवाल आता है। दूसरा, जो संपत्ति इनकी थी वो सब्सिडाइज रेट पे मिली थी। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। आज बीदर शहर में दोपहर में अचानक हुई बारिश, मौसम हुआ खुशगवार, लोगों को गर्मी से मिली राहत। कर्नाटक हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट में लंबित मामले के बीच वक्फ अधिनियम के खिलाफ विरोध प्रदर्शन पर राज्य को लगाई फटकार। कर्नाटक में जाति जनगणना पर विधान परिषद के नेता चिलवादी नारायण स्वामी ने कहा यह राज्य का काम नहीं है। यह कानून वक्फ को खत्म कर रहा है। एआईएमआईएम प्रमुख अजदुद्दीन ओवैसी ने वक्फ कानून को बताया काला कानून। सुप्रीम कोर्ट वक्फ कानून पर सुनवाई, केंद्र सरकार को 7 दिन की मोहलत, तब तक यथास्थिति। पंजाब के तरनतारन में मुठभेड़, पुलिस के साथ मुठभेड़ में गैंगस्टर घायल।
देश प्रदेश और स्थानीय समाचारों के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल KP News 24/7। अधिक जानकारी के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।